दूसरे कर्नाटक युद्ध की। दूसरे कर्नाटक युद्ध दूसरा कब हुआ है? 1749 से 1754 के बीच में, मतलब 6 साल का युद्ध रहा है ना। लड़ाई 6 साल की रही है पूरी, सॉरी 49 5 54, 5 साल की लड़ाई रही पूरी पूरी। ओके, इसमें एक चीज और याद रखनी है। कभी सवाल ये भी पूछा जाता है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? भारत में पहला राज्य कौन था जिसे सहायक संधि जिस पर थोपी गई? एक सवाल सर हैदराबाद। किसने किया था सबसे पहले से? कौन? लॉर्ड वेलेस्ली सर लॉर्ड सहायक पहले संधि के लिए स्टार्ट किया गया था, पहले क्या था हैदराबाद सर? पहला राज्य रहा था। ध्यान से सुन अगर लो ऐसे प्रश्न। ऐसे पूछेगा तो डुप्ले होना चाहिए सबसे पहले, तो वही लेके आया था ना। हाँ, नॉर्मल और सब राज्य अवध हाँ, नॉर्मल नॉर्मल अगर पूछा जाएगा तो डुप्ले रहा है, पहला राज्य अवध रहा है। अगर पूछा जाए कि भारत में यूरोपियों द्वारा, किस यूरोपीय कंपनी द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई, तो वो नाम है फ्रांसीसी कंपनी। सबसे पहले जब ये पूछा जाए आपसे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सहायक संधि किसके समय में शुरू की गई, किसके द्वारा, किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा शुरू की गई, तब नाम आएगा किसका? अपने बेलेजली भाई साहब का। ठीक है, ध्यान रखना है, तब होगा हैदराबाद। ठीक है, चलो। जी सर। तो कर्नाटक युद्ध दूसरा है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 के बीच में होता है। याद रखना है, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप जो था, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का जो मामला था, वो बना दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण। इस समय नवाब की गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही थी दक्षिण भारत में। ओके, दक्षिण भारत में नवाब की गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही थी। एक युद्ध होता है जिसमें चंदा साहब होते हैं, है ना। अंबूर का मैदान, अंबूर के मैदान में लड़ाई होती है, वो चंदा साहब उसमें होते हैं, डुप्ले भी रहता है उसी में, है ना। डुप्ले भी रहेगा ही रहेगा। इसमें दोनों कंपनियों ने, हैदराबाद के निजाम जो आसफ जाह थे, आसफ जाह की मृत्यु हुई। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात है भाई। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु के बाद दोनों कंपनियों ने क्या किया? दोनों कंपनियों ने उत्तराधिकार के लिए हो रहे संघर्ष में अपने अपने सहयोगियों का साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों ने अपना अपना साथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के मतलब वो अपने सहयोगी का साथ देने के तैयार हो गए, ये अपने सहयोगी का साथ देने के तैयार हो गया। आसफ जाह की मृत्यु के बाद ये घटना शुरू होती है। याद रखना इस बात को, नाम लिख लो चाहे तो। आसफ जाह, आसफ जाह नाम है, सॉरी। ठीक है, की मृत्यु हुई है। एक तरफ पहली पार्टी, पहली पार्टी कौन सी है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में। हैदराबाद का निजाम क्या नाम है? आसफ जाह, सॉरी आसफ जाह नाम है इसका। मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद निजाम और नवाब दो गद्दियों की लड़ाई थी। पहली पार्टी कौन सी बनी? नवाब पद के लिए नवाब कहां पे बनेंगे? कर्नाटक में। कर्नाटक में होगा नवाब, निजाम बनेगा हैदराबाद में। नवाब कर्नाटक में, नवाब बनने के लिए चंदा साहब आगे आए। ओके, तो कर्नाटक में नवाब पद का दावेदार बना चंदा साहब, और इनका जो प्रतिद्वंदी है उसका नाम क्या है? अनवरुद्दीन।
मतलब एक तरफ चंदा साहब बोल रहे हैं भैया हमको कर्नाटक का नवाब बनना, दूसरी तरफ अनवरुद्दीन बोल रहे हैं कि हमको कर्नाटक का नवाब बनना है। ठीक है। दूसरी जो पार्टी है, दूसरी पार्टी कौन सी है? जाहिर सी बात भैया निजाम पद के लिए होगी, है ना। वो भी कहां का निजाम? हैदराबाद का निजाम बनेगा कोई। क्या नाम होगा? नासिर जंग बोल रहा है कि हमें भैया हैदराबाद का निजाम बनना है। और इनके विपक्ष में खड़ा हुआ है मुजफ्फर जंग। दोनों जंग जो हैं वो निजाम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। बात ये याद रखना, दोनों ही जंग हैं, नासिर जंग भी है, मुजफ्फर जंग भी है। अब इसमें यह ध्यान रखना है किसका साथ कौन देने वाला है। फ्रांसीसी किसके साथ जाने वाला है और किसके साथ जाने वाला है आपका अंग्रेज लोग। ये दो पार्टियां बनती हैं। जाहिर सी बात है एक कर्नाटक के नवाब और एक निजाम हैदराबाद के, इन दोनों का साथ कोई एक देगा कंपनी। एक कर्नाटक नवाब एक निजाम का पद वाला का साथ देगा कोई दूसरी कंपनी। इसमें एक वो याद रखना, अभी तो नहीं, ऐसे याद रखो, चामुंडा। अभी बताएंगे ये क्या है चामुंडा। दोनों पार्टियों के बीच विवाद शुरू हो गया। निजाम पद के लिए नासिर जंग मुजफ्फर जंग दोनों खिलाफत में खड़े एक दूसरे के। नवाब के लिए भैया चंदा साहब अनवरुद्दीन खड़ा है एक दूसरे का खिलाफत करने के लिए। डुप्ले किसके साथ जा रहा है? डुप्ले साथ में किसके है? डुप्ले बराबर लिख लो चंदा साहब। चंदा साहब कौन है? जो कर्नाटक के नवाब बनना चाह रहे हैं। और मुजफ्फर जंग जो बनना चाह रहे हैं हैदराबाद के निजाम। इनके साथ हो गया डुप्ले, साथी बन गया इनका। जाहिर सी बात है अब डुप्ले अगर इनका साथ दे रहा है तो अंग्रेज किसका साथ देंगे भाई? ये फ्रांसीसी है, सॉरी फ्रांसीसी गुट है ये, ऐसे याद रखो। अंग्रेज कहां गए? किसके साथ गए अंग्रेज? जाएंगे, एक है नासिर जंग, है ना, नासिर जंग जो कि आपका हैदराबाद का निजाम बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ रहेगा अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन। ये हो गया ब्रिटिश गुट। ऐसे सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है ना, कौन सा हर्रा फिटकरी लगने वाली है। ये निजाम है, ये नवाब है, याद रखना इस बात को। अंबर का युद्ध होगा। 1749 का समय है। अंबर का मैदान तैयार खड़ा है। अंबर का मैदान तैयार है भैया लड़ाई के लिए, पूरी तरह खड़ा हो चुका है। मैदान एकदम सज गया है, लड़ाई अब होनी तय है। क्या हुआ यहां पे? यहां पे ये वाली जो पार्टी है, ये वाली पहली पार्टी अपनी डुप्ले वाली पार्टी जो है, इसमें फ्रांसीसी, मुजफ्फर और चंदा तीनों लोग मिलकर वर्सेस कर दो इसको अनवरुद्दीन। ठीक है, बस समझे? अंबर का युद्ध है। फ्रांसीसी, मुजफ्फर, चंदा मिलके अनवरुद्दीन से लड़ाई करने गए हैं। यह हुआ चामुंडा। चा से चंदा साहब, मुंह से मुजफ्फर जंग। ये हो गया भाई चामुंडा। चा से हो गए कौन? चंदा साहब। मुंह से हो गए मुजफ्फर जंग। डा से हो गए डुप्ले, फ्रांसीसी डुप्ले हो गए। और आ है ना, आ निकल रहा है इसमें, आ मतलब हो गया अंबर का युद्ध। बात क्लियर है यहां तक? 1749 में लड़ा गया है ये युद्ध। अनवरुद्दीन और से अंबर वाला, अंबर के मैदान में इन सबने हराया इनको। डुप्ले की जीत ने क्या कर दिया? डुप्ले की जीत ने दक्कन की सूबेदारी चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। डुप्ले भी फ्री में साथ नहीं दिया था, डुप्ले को दक्कन में सूबेदारी दे दी गई चंदा साहब के द्वारा। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ? ये हारा और मारा, हारा भी और मारा भी गया। ये चंदा साहब नवाब बन गए,
और चंदा बने नवाब और डुप्ले बन गए सूबेदार। यहां तक बात क्लियर? अभी भूलना मत, अभी हैदराबाद वाली गद्दी खाली नहीं है, उस पर लड़ाई है, क्योंकि अनवरुद्दीन जो था वो नवाब पद का दावेदार था बस। तो चंदा और अनवरुद्दीन का लड़ाई हुआ है, ठीक है। सर फ्रांसीसी में डुप्ले आएगा ना, ये हाँ। दोनों है, नहीं नहीं, साहब और मुजफ्फर। फ्रांसीसी जो सेना का नेता था वो था डुप्ले, यहाँ पे फ्रांसीसी लिख दिए, इसलिए लिख दिए ताकि पता रहे फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया था। यहाँ पे हम डुप्ले लिख दे रहे हैं, ठीक है। डुप्ले ने साथ दिया मुजफ्फर जंग चंदा साहब का। अभी जो लड़ाई हुई है कर्नाटक के नवाब पद को लेकर हुई। मुजफ्फर जंग चंदा साहब, मुजफ्फर जंग ने कर्नाटक के नवाब की गद्दी पाने के लिए चंदा साहब का साथ दिया डुप्ले के साथ मिलकर। अनवरुद्दीन को हराया ही नहीं, उनको मार भी दिया गया। यहां तक क्लियर? जी सर। अब स्टार्ट होगा। कर्नाटक नवाब बन गया। डुप्ले की राजनीतिक, ये जो कर्नाटक में नवाब बना चंदा साहब, इस व्यवस्था में, इस जो ये एक स्थापित व्यवस्था हुई, इसे डुप्ले की प्रतिष्ठा को की पराकाष्ठा माना जाता है। बात समझे, ठीक है ना? डुप्ले की राजनीतिक शक्ति की पराकाष्ठा थी, पराकाष्ठा तो थी, लेकिन याद रखना इसी युद्ध ने क्या किया? इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, पतन का मार्ग प्रशस्त किया। डुप्ले की पराकाष्ठा, राजनीतिक शक्ति की पराकाष्ठा को चार चांद तो लग गए, लेकिन फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पतन का मार्ग शुरू हो गया यहां से, इसी युद्ध से। वैसे नॉर्मल देखा जाए द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, और इस तरीके से देखा जाएगा तो अंबर का युद्ध है ये, ठीक है। अब 1751 का समय है। 1751 में क्या होने वाला है? क्लाइव आ गया। क्लाइव के साथ कौन कौन मिल रहा है? अर्काट, लॉरेंस, इन सब ने मिलकर त्रिचनापल्ली पर अधिकार किया, त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। इन तीनों ने मिलकर 1751 में, मतलब त्रिचनापल्ली अंग्रेजों के कब्जे में गई नहीं कि डुप्ले की हार निश्चित हो गई। डुप्ले हार गया भाई, और डुप्ले हारा ही नहीं था, इसको वापस बुला लिया गया। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। बात समझे? त्रिचनापल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, डुप्ले की हार, डुप्ले को वापस बुलाया गया। अब इसमें एक नया हीरो आने वाला है। उस नए हीरो का नाम होगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अभी मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली है अनवरुद्दीन का लड़का, अनवरुद्दीन का पुत्र है ये। बात समझे? अनवरुद्दीन का लड़का है भैया, इसका मतलब है कर्नाटक के नवाब की गद्दी पर कोई ना कोई दावेदारी करने आ चुका है। अब मोहम्मद अली का साथ देते हैं क्लाइव महोदय। क्लाइव क्या करते हैं फिर? क्लाइव क्या करते हैं? इस समय जो कर्नाटक में नवाब बने थे उनका क्या नाम था? चंदा साहब। चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है। चंदा साहब की हत्या हुई, मतलब कर्नाटक के नवाब की गद्दी खाली हो चुकी है। अब वहां बैठाएंगे मोहम्मद अली को, बैठा दिया क्लाइव ने। चंदा साहब को मारा, मोहम्मद अली को गद्दी पकड़ाई नवाब की। अभी निजाम वाला मामला अलग है, निजाम वाले मामले में नहीं जाना हमको, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब 1751 में मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना।
अब इसी बीच में एक फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है गोडेहू। गोडेहू कौन है ये? फ्रांसीसी गवर्नर है ये, सॉरी फ्रांसीसी गवर्नर है ये। उतना दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है डुप्ले की तरह। डुप्ले एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो फ्रांस का परचम लहराया उन्होंने। ये थोड़े से अदूरदर्शी टाइप के रहे। गोडेहू जैसे ही आते हैं, गोडेहू आते हैं 1754 में। 1754 में गोडेहू आए और गोडेहू ने क्या किया? संधि की बात शुरू कर दी। संधि या समझौते की बात शुरू की। किससे बात शुरू की भाई? जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ उन्होंने शुरू किया अपना बातचीत, भैया संधि समझौता कर लिया जाए। 1755 में जाकर पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। 1755 में हुई पांडिचेरी की संधि ने दूसरे युद्ध को समाप्त कर दिया। दूसरे युद्ध को समाप्त कर दिया। बात क्लियर हो गई यहां तक? कुल मिलाकर ये जो दूसरा युद्ध रहा, संधि चाहे जो हुई है अंग्रेजों के ही पक्ष में रही है। सारा परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गया। ठीक है। अब दोनों क्या हुआ? इस संधि में क्या किया गया? इस संधि में बोला गया भैया अब हम दोनों लोग भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बोल दिया गया। बात समझे? इसके अलावा इन्होंने बोला जो कुछ भी हम सबका अपना अपना, हम सब ने एक दूसरे का जीत रखा है एरिया, वो सारा कुछ एक दूसरे को वापस कर लिया जाए। लाओ हम आपका वाला छोड़ दे रहे हैं, आप हमारा वाला छोड़ो। दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस किया। साथ ही साथ दोनों ने निश्चित कर लिया कि भाई भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बात समाप्त हो गई, पांडिचेरी की संधि हो गई। ठीक है। 55 में युद्ध समाप्त ही हुआ था कि 56 में फिर से बिगुल बज गया। 56 में क्या बिगुल बज रहा है? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच होगा? जाहिर सी बात है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, है ना। ब्रिटेन में शुरू हुआ है, भारत में नहीं। ब्रिटेन में युद्ध शुरू हुआ और यहां जो इनके बीच में पांडिचेरी की संधि हुई थी ये हो गई अप्रासंगिक। अप्रासंगिक कैसे हुई है ये भी पता होना चाहिए। किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अब सारा मामला खत्म कर लेंगे, हम सब लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ अपना व्यापार काम करेंगे। लेकिन लड़ाई का मामला जब यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में शुरू होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पांडिचेरी की संधि का उल्लंघन भी होता है। लेकिन याद रखना, पांडिचेरी की संधि ने एक काम तो किया कि भाई एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस किए गए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया गया। लेकिन पांडिचेरी की संधि ने अंग्रेजों की स्थिति मजबूत की थी, मजबूत कर दी थी। वहीं पर फ्रांस को कमजोर कर दिया था, फ्रांस को कमजोर भी कर दिया था। ठीक है। आएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1756 से 1763 के बीच में, मतलब चलता है 1756 में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसी के साथ तीसरे कर्नाटक युद्ध का आगाज होता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1756 से 1763 के बीच में चलाया जाता है। इस युद्ध में क्या होगा? ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था यूरोप में ही हुआ था। यूरोप में, लेकिन एक चीज और याद रखना, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से
दूसरे दो देशों के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रशा। यह सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में शुरू हुआ 1756 में। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आप नॉर्मल में, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े हो गए आके। इन दोनों की दावेदारी को लेकर। यूरोप में हुआ था सर। हाँ, यूरोप में हुआ है। यूरोप में हुआ सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। फ्रांस और ब्रिटेन जबरदस्ती में आमने सामने खड़े हो गया। अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ है, तो भारत में भी युद्ध होना तय है, क्योंकि यहां पे दोनों कंपनियां लगी पड़ी हैं। पहले से इन दोनों में प्रतिद्वंदिता चल रही जबरदस्त वाली। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, वहां जो हो रहा था ठीक था। भारत में क्या किया इन्होंने, एक दूसरे की बस्ती पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। बस्ती मतलब होता है जो इनके किले फिले जो बनाए गए थे, उन सब पे दोनों एक दूसरे की बस्तियों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है ये तीसरा कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध किसका विस्तार रहा है? पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार रहा है, पहला वाला। तीसरा वाला सप्तवर्षीय यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार रहा, तीसरा कर्नाटक युद्ध। एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना शुरू किया इन लोगों ने। लेकिन वास्तविक में युद्ध कब लड़ा गया? वास्तविक युद्ध कब हुआ है? वास्तविक युद्ध हुआ है जब काउंट डी लाली गवर्नर बन के भारत आता है। किसका गवर्नर है ये? फ्रांसीसी गवर्नर है, काउंट डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर है, भारत आता है। इसके बाद सही में युद्ध शुरू होता है। अभी तो नॉर्मल छिटपुट टाइप का चल रहा था, उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, है ना। काउंट डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आए हैं। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया इसने। उसके बाद इसने मद्रास पर घेरा डाल दिया। मद्रास पर घेरा डाल दिया। इसके अलावा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, बुस्सी जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, बुस्सी को अपने पास बुला लिया। बुस्सी को अपने पास बुला लिया। हैदराबाद में बैठा हुआ है ये, याद रखना, बुस्सी हैदराबाद में है इस समय। इसको अपने पास बुला लिया। काउंट डी लाली का काम है ये, ठीक है। बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाना काउंट डी लाली की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों भूल थी? ये भूल क्यों थी भाई? क्योंकि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था आयरकूट, उसकी स्थिति पहले से मजबूत थी। एक चीज और याद रखना, अभी क्योंकि हैदराबाद के निजाम पद का मामला सुलझा नहीं है, इन लोगों ने सुलझाया नहीं था। बुस्सी के रहने से हैदराबाद पे एक पकड़ मजबूत हुई थी, एक क्षेत्र से दूर हटा। यहां पे आयरकूट बैठा हुआ है। आयरकूट एक युद्ध लड़ता है इसी में, तीसरे कर्नाटक युद्ध में, वांडी वास का युद्ध। कब हो रहा है ये? 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में लड़ा गया, ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। काउंट डी लाली और आयरकूट के बीच में लड़ा गया। काउंट डी लाली जो हैं वो फ्रांसीसी हैं, आयरकूट जो है वो ब्रिटिश हैं। जाहिर सी बात है इस वाले युद्ध में ब्रिटेन विजयी रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर बोले तो आयरकूट विजयी हुआ।
काउंट डिलाली, ठीक है, विजयी हुआ, विजेता बना ये, विजेता बन गया। अब बुस्सी का क्या मामला है? बुस्सी का क्या मामला रहा? आयरकूट ने जब काउंट डिलाली को हराया, उसके बाद इसने बुस्सी को बंदी बना लिया, बुस्सी को बंदी बना लिया। बुस्सी को बंदी ही नहीं बनाया, बल्कि फ्रांसीसी बस्तियों का अंत भी हुआ इसी के साथ, ठीक है। 1763 का समय आ गया। 1763 में फ्रांस की संधि हो रही है ना? फ्रांस की संधि, फ्रांस मतलब पेरिस की संधि, सॉरी, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हुई और इस संधि के तहत क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। पेरिस की संधि 1763 में हुई। इस सब पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ और भारत में कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है। पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय खत्म, कर्नाटक तीसरा युद्ध भी खत्म, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गए, युद्ध सारे खत्म हो गए। अब इस संधि के तहत क्या किया गया? फ्रांस को भारत में सेना रखने से वंचित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। मतलब अब ये लोग सेना नहीं रखेंगे, यहां पे सेना नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? घुनघुना बजाएंगे, वही बजाएंगे फिर। सेना नहीं है तो क्या करेगा ये लोग? सेना से वंचित किया गया फ्रांसीसियों को, लेकिन याद रखना पांडिचेरी, चंद्रनगर फ्रांसीसियों को मिल गए, वापस दे दिया गया। मतलब कि चंद्रनगर और पांडिचेरी आपका अपना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब यह कहा जाए कि भारत में फ्रांसीसी की शक्ति का अंत किया है पेरिस की संधि ने। भाई सेना खत्म है, शक्ति खत्म हो गई, सेना ही सब कुछ है, सेना नहीं तो क्या करेगा कोई, ठीक है। मतलब भारत भले ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य औपनिवेशिक झगड़े के विभिन्न युद्ध स्थलों में से एक था, लेकिन इसमें अंग्रेज ही ऐसे थे जो भाग्यशाली भी हुए और सफल भी साबित हुए। बात समझे? चलो, कर्नाटक युद्ध अपना देख लेना। नए नए क्षेत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के हाथों धूल चाटने लगी थी, 1740 के दशक में दोबारा उभरी, जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था। इस समय मुगल शासक है रंगीला, है ना? इस समय मुगल शासक रंगीला है, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन नादिर शाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ है? तो नादिर शाह के आक्रमण ने यह बात और भी कंफर्म कर दिया। लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वहां शक्तिशाली मराठों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अलीवर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था, लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियां विदेशी दुस्साहसकारियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी और वहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई। 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मौत होती है। 1748 में, इन्हीं आसफ जाह की बात कर रहे थे हम पहले, कर्नाटक युद्ध को लेकर, नहीं सॉरी दूसरे को लेकर, अभी हमने बात किया था ना, ठीक है, वही आसफ जाह थे। आसफ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। अभी पश्चिम में मराठे बैठे हुए हैं, पश्चिम में विदेशी घुसपैठ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत तगड़े से बैठे हुए हैं, इनकी मजबूत स्थिति मराठों की। दक्षिण भारत में थोड़ी सी स्थितियां इनकी अनुकूल होती जा रही हैं, इनकी परिस्थितियां जो हैं इनके अनुकूल होती जा रही हैं, क्योंकि केंद्रीय सत्ता का खात्मा हो चुका है, केंद्रीय सत्ता कोई रह नहीं गई है दक्षिण भारत में। औरंगजेब जब से मरे हैं तब से लगे हाथ ये भी निकल लिए, हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह ये भी निकल लिए, और भी कमजोर पड़ गया शासन प्रशासन वहां का, अंग्रेजों के हाथ में ये चीज लग रही है अभी। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहे। मराठे जो थे दक्षिण भारत में हमले अपना करते ही रहते थे। हैदराबाद का क्षेत्र, वहां से भी चौथ सरदेशमुखी चाहिए होती थी उनको, भाई वो निकालते थे।
इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित हो गईं और प्रशासन नष्ट हो गया था। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। कोई ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, कथन पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। दक्षिण भारत में फैली अव्यवस्थाओं ने ही यूरोपियों को अपना पैर जमाने का मौका दिया। स्टेटमेंट सही हो सकता है, बात समझे? ठीक है ना? ठीक है। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले नहीं थे। 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली डच प्रतिद्वंदियों को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर उभरा था। 44 से 63 अर्थात लगभग 20 वर्ष तक भारतीय व्यापार संपत्ति क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में भयानक युद्ध होते रहे। कब से कब तक? 44 से 63 के बीच में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 में। आपको याद रखना है, क्या नाम था इसका? फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंट लेस, है ना? जी सर। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में पांडिचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। फ्रांसीसियों ने कहा पे? कलकत्ता के पास एक चंद्रनगर है और पांडिचेरी में। पांडिचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और भी फैक्ट्रियां थी। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस रीयूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर भी, रीयूनियन के द्वीपों पर भी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्जा, दूसरी सुविधा देकर उसकी सहायता करती रहती थी। फ्रांसीसी कंपनी की भारत में हार का मूल कारण एक ये भी रहा है कि वो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर थी। सरकार पर कंपनी की निर्भरता ने ही कंपनी को डुबा दिया था, बात याद रखना। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती रहती थी वही। कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उस समय फ्रांस में निरंकुश अर्धसामंती अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मापन और अस्थायित्व की मारी हुई थी। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस में कौन सी सरकार थी भाई? निरंकुश थी, अर्धसामंती थी, अलोकप्रिय थी, भ्रष्टाचार, निकम्मापन, अस्थायित्व भी से भरा हुआ था। वो भविष्योन्मुखी ना होकर यह सरकार पतित परंपराओं में जकड़ी हुई, आमतौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह के सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए घातक ही हो सकता था। 42 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क गया। 1742 में यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां टकराने लगी। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंदिताएं बनी रहीं और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन है? पांडिचेरी में डुप्ले। नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार, क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाए। डुप्ले की नीति थी भाई कि एक का साथ देंगे, जो जीतेगा, अगर जीता तो जो जीतेगा वो हमें ये सारी चीजें प्रदान ही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजा, नवाब, सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। किसने बनाई? डुप्ले ने। बात समझ रहे हैं ना? इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में यहां से लेकर यहां तक पूरा सिर्फ डुप्ले की बात हो रही है। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ, इस रणनीति की सफलता में केवल एक ही बात बाधक हो सकती थी, मतलब भारतीय शासकों द्वारा ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार। यही एक काम हो सकता था, लेकिन वो भी उतना संभव नहीं था। ठीक है, पर भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। अपने देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने में उन्हें कोई हिचक भी नहीं थी। 48 में कर्नाटक हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। किसने? चंदा साहब ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। हैदराबाद में निजामुल मुल्क असफ जाह की मृत्यु होती तो उनके बेटे हैं नासिर जंग और पोते हैं मुजफ्फर जंग। मतलब बेटा और पोता दोनों लड़ रहा है। हो सकता है चाचा भतीजा रहा हो, है ना? ऐसा हो सकता है।
चाचा भतीजा रहा दोनों, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया। चंदा साहब मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता भी किया। डुप्ले ने क्या किया? चंदा साहब मुजफ्फर जंग से समझौता किया गुप्त कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 49 में इन 3 सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अभी हमने उससे पढ़ा रखा है। उसका बेटा मोहम्मद अली तृष्णापल्ली भाग गया। किसका बेटा है ये? अनवरुद्दीन का लड़का है। ठीक है, अनवरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, इनको जब मार दिया जाता है, तो इनका जो लड़का मोहम्मद अली है वो भाग जाता कहाँ पे? त्रिचिरापल्ली, या फिर बोले तो त्रिचनापल्ली है। त्रिचनापल्ली या त्रिचिरापल्ली। ठीक है, शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट में 80 गांव प्रदान कर दिए। सूबेदारी मिल गई डुप्ले को इस युद्ध के बाद। अंबर का युद्ध हुआ है। चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब की गद्दी मिली। अनवरुद्दीन मारा गया, लड़का भाग गया मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली। अब फ्रांसीसियों से खुश हुआ चंदा साहब दे दिया सूबेदारी और साथ ही साथ पांडिचेरी के पास का 80 गांव। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया। यहां पर नासिर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग निजाम बन गया। मुजफ्फर जंग का साथ दे रहा था ना ये, मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। दक्कन का सूबेदार बन गया, मतलब मुजफ्फर जंग। ठीक है, नए निजाम ने पांडिचेरी के निकट जमीन मुसलिमपट्टनम की प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार दे दिए। निजाम ने क्या किया? मुजफ्फर जंग ने क्या किया? पांडिचेरी के निकट की जमीनें कुछ और मसूलीपट्टनम फ्रांसीसी को सौंप दी। ठीक है, ये हो गया उनका पुरस्कार। कंपनी को 5 लाख रुपए, सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी मिली जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। ठीक है, याद रखना। जमीन और मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध नगर मिल गया। इसके अलावा कंपनी को 5 लाख रुपया मिला। कौन दे रहा? मुजफ्फर जंग दे रहे हैं। सेना को भी 5 लाख दिया। डुप्ले को 20 लाख रुपया दिया। साथ में साथ जागीर प्रदान की और जागीर की जो इनकम थी, वार्षिक इनकम 1 लाख रुपए थी। ये सारा कुछ डुप्ले को मिला है मुजफ्फर जंग की तरफ से, जबकि चंदा साहब की तरफ से वही पांडिचेरी के पास का 80 गांव दे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसे ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र था, ऑनरेरी गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। बुस्सी हैदराबाद में बैठा हुआ है। ठीक है, दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था, तब एक दुर्घटना में वो मार दिया गया। मुजफ्फर जंग भी मारा गया। ठीक है, मुजफ्फर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग रास्ते में ही मारा। बुस्सी ने फौरन निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। अच्छा, जब मुजफ्फर जंग मारा गया है तो बुस्सी ने क्या किया? सलाबत जंग को गद्दी पकड़ाई। फिर नए निजाम ने क्या किया? फ्रांसीसियों को आंध्र का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जिसमें 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लौर, राजामुंदरी और चिकाकोल आते हैं। तो ध्यान रखना भाई, सलाबत जंग को गद्दी उपलब्ध कराने के चक्कर में बुस्सी को नहीं, फ्रांसीसियों को ये क्षेत्र मिल गए थे। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली। जितनी उम्मीद उन्होंने कर रखी थी उससे कहीं ज्यादा इनको मिल गया, है ना। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से शुरू किया था। ठीक है, बंगाल में बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश शामिल था, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और अमीर प्रांत भी हुआ करता था। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जा सकता है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बंगाल पर अधिकार उनका तभी हुआ जब उन्होंने सिराजुद्दौला को परास्त किया। कहां पर? प्लासी के मैदान में। हालांकि प्लासी का जो युद्ध है एक षड्यंत्र था, वो युद्ध नहीं माना जाता, फिर भी एक युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी के मैदान में। इसके पहले दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। मतलब बंगाल पर अधिकार करने से पहले बंगाल में जो लड़ाई हुई, प्लासी का जो युद्ध हुआ, उससे पहले जो इन्होंने दक्षिण भारत में अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी,
वो एक इनका वो था, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट था कि भैया ठीक है अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वहाँ। तीसरा कर्नाटक युद्ध का जो भी परिणाम रहा, लेकिन तीनों कर्नाटक युद्ध में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया था कि ऐसे ऐसे हम लड़ाई जीत सकते हैं, ऐसी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, असली जो मामला था वो बंगाल में आके देखने को मिलेगा। उनके अनुभव का ही परिणाम रहा है। जो प्लासी के युद्ध में क्लाइव अकेले खड़ा हुआ किसी पेड़ के पीछे पूरे युद्ध को देख रहा था, मूक दर्शक बना, और लड़ाई आपस में लड़ी जा रही थी। ठीक है, मीर जाफर जो एक सेनापति के रूप में खड़ा था इसके सिराजुद्दौला की तरफ से, वो सिर्फ खड़ा रहा, लड़ाई ही नहीं किया। इनकी तरफ से 2 लोग मारे गए थे, 2 लोग मुख्य रूप से लड़े थे भाई। उनके नाम याद है आपको या आप में से किसी को? चलिए, दक्षिण भारत में जो युद्ध हुए वो एक पूर्वाभ्यास मात्र थे। इन टकरावों से प्राप्त अनुभव का बंगाल में अच्छी तरह उपयोग किया गया, ये बात हमको याद रखनी है। लेकिन बंगाल के नवाब से 2 युद्ध लड़े गए। एक तो लड़ा गया प्लासी के मैदान में, दूसरा लड़ा गया बक्सर के मैदान में। बक्सर के मैदान में मीर कासिम ही था और मीर जाफर एक तरफ, मीर कासिम एक तरफ था, लेकिन सहयोगी के रूप में आप देखेंगे अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक भी मौजूद थे उसमें। सवाल उठता है कि प्लासी के युद्ध ने जहां पर अंग्रेजों की पकड़ को बंगाल में मजबूती प्रदान की थी, वहीं बक्सर के युद्ध ने या बक्सर के मैदान ने अंग्रेजों के लिए पूरा भारत का क्षेत्र खाली करवा दिया था। ऐसा कुछ प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए, तो वो अभी जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे मामला हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बंगाल तब, ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखना भाई, पढ़ने के बाद वो उत्तर लिख लोगे। बंगाल तब भारत का सबसे उपजाऊ धनी प्रांत हुआ करता था। बंगाल तब भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। इसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। प्रांत से मतलब बंगाल की बात हो रही। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस बहुमूल्य विशेषाधिकार को दिया किसने था भाई? इस शाही फरमान किसने दिया था? नाम है अपने, क्या नाम है, जिनको हम बोलते हैं घृणित कायर, फारूक सियर। हाँ, फारूक सियार ने दिया था। ये सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है, इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी मिली हुई थी और इन मालों को आवाजाही पर पास और दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, ये सारे अधिकार मिले हुए थे। आयात निर्यात करने की आज़ादी थी, बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का। ठीक है, साथ ही साथ मालों की आवाजाही पर पास दस्तक जारी रखने का भी अधिकार मिला। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी। कंपनी के व्यापारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, ये भी ध्यान रखना। उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, लेकिन अपना निजी व्यापार करते तो थे, लेकिन वो लोग, उन लोगों को फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। ठीक है, उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को देने होते थे। भारतीय व्यापारियों के बराबर आंतरिक व्यापार करने वाले जो कर्मचारी हुआ करते थे, उनको वो टैक्स देने ही पड़ते थे। फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, इसका क्या मतलब हुआ? फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी का मतलब है कि जैसे फारूक सियर ने जो फरमान जारी किया था वो कंपनी के लिए जारी किया था, किसी व्यक्ति के लिए तो जारी नहीं किया। और जब किसी व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया तो ये सब आंतरिक व्यापार, जो व्यक्तिगत व्यापार अपना कर रहे थे इसके कर्मचारी, तो उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी, है ना। ये फरमान कंपनी बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। यही फरमान था बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में झगड़े की मूल जड़ क्या था? आपका फरमान। नतीजा ये था कि बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। फरमान क्योंकि ऐसा था जिसमें फ्री में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, तो उससे क्या होता, बंगाल को ही नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है, दूसरे कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला उसका दुरुपयोग कंपनी कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर ना चुकाने के लिए करते थे। जो इनको ये मिल गया था कि भाई दस्तक जारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, दस्तक जारी करने का कंपनी को जो अधिकार मिला हुआ था, उसकी वजह से जो निजी व्यापार चल रहा था वो लोग भी टैक्स नहीं भरते थे, तो बंगाल का डबल नुकसान चल रहा था इसमें। ठीक है, मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। मुर्शिद कुली खां पहले हैं और अलीवर्दी खां बाद में है, बीच में आएंगे सरफराज, है ना। ये हमको क्रम याद रखना है। कंपनी को खजाने में एक मुश्त रकमें देने के लिए मजबूर कर दिया, किसने? मुर्शिद कुली खां ने। और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद करा दिया। ठीक है, ये मुर्शिद कुली खां का काम रहा है। मुर्शिद कुली खां क्या, बंगाल के सभी नवाबों का ये काम रहा है। ठीक है,
इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा, मगर उसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने, उसका उल्लंघन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, पानी तब सर से ऊपर आ गया जब 1756 में युवक और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खां की जगह गद्दी पर बैठ गया। दादा नहीं था, नाना था भाई, ठीक है ना, नाना है। इसकी एक मौसी है घसीटी बेगम, घसीटी बेगम भी जो है ना उसने भी सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी के युद्ध में क्लाइव के षड्यंत्र में साथ दिया था। लालच मिल गया था कि आपके लड़का को नवाब बना देंगे, घसीटी बेगम को ये वाला लालच मिला हुआ था, इसलिए उसने क्लाइव का साथ दिया था। ठीक है, उसने अंग्रेजों से मांग की कि जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के जमाने में व्यापार करते उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार जारी रखें भाई। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए, उल्टे उन्होंने उन भारतीय मालों पर भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। मतलब ये लोग अपना टैक्स तो देते नहीं थे, लेकिन भारतीय माल जो कोई भी बंगाल पहुंचता था उस पर भारी टैक्स लगा दिया करते थे। ठीक है, कलकत्ता क्योंकि तब उनके नियंत्रण में ही था। युवक नवाब स्वाभाविक था कि क्रोधित हो उठता, उसे शंका थी कंपनी उसकी शत्रु है, बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसने उसके दुश्मनों का साथ दे रही। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका भी थी। ये याद रखना, कलकत्ता की जो किलेबंदी हुई वो चंद्रनगर में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उनके साथ युद्ध की आशंका मूल कारण बना था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कलकत्ता ने अपना एक किलेबंदी शुरू की। सिराज ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों की किसी निजी कंपनी को किले खड़ा करने, निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें, मालिक बनने की कोशिश ना करें। सिराजुद्दौला को ये बात बिल्कुल नागवार लग रही थी कि भाई जो कुछ भी है आप अपना काम करो, लेकिन हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, व्यापार करने आए हैं तो व्यापार ही करिए, लेकिन उसका जो हिसाब चला था मुर्शिद कुली खां के समय में वही सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू होनी चाहिए। किलेदार आप नहीं बन सकते क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, आपको किले की क्या ज़रूरत है, बात समझे ना। इसलिए उसने अंग्रेजों फ्रांसीसियों दोनों को आज्ञा दी कि वे कलकत्ता चंद्रनगर की अपनी किलेबंदी गिरा दें और एक दूसरे से लड़ने से बाज आएं। मतलब एक दूसरे से लड़ाई उड़ाई मत करो भाई, दोनों लोग अपना अपना किला खत्म करो। फ्रांसीसी कंपनी ने तो आज्ञा का पालन किया, लेकिन अंग्रेज कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय से ने उसकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने, अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर ही अड़ी थी। कौन? ब्रिटिश कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वस्त्र, रेशम, नमक के लिए प्रसिद्ध बंगाल से यूरोप को नमक, चावल, नील, काली मिर्च, रेशम क्या क्या करते थे, बंगाल से निर्यात किसका किसका हो रहा था? नमक, काली मिर्च है ना, नील, चावल, रेशम, सूती वस्त्र और हस्तशिल्प, ये सब का व्यापार हो रहा था बंगाल से। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला राज्य भी बंगाल ही था। याद रखना, इसका लाभ इन्होंने व्यापार में खूब कमाया। बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र भी हुआ करता था। ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में बंगाल के विशाल संसाधन, जो कि एशिया से होने वाले कल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% वस्तुएं उपलब्ध थी। ठीक है, 60% वस्तुएं बंगाल की ही होती थी। जितना भी व्यापार होता था उसका 60% हिस्सा किसका था? बंगाल के सामान का था। पहले हम बता चुके हैं कि 1690 का समय है। एक नाम हमने बताया था, जॉब चारनाक, इसका नाम बताया था ना, जॉब चारनाक है। कलकत्ता की नींव रखा था ये। पहले बता चुके हैं ना, बोलिए ना। यस सर। यहाँ पे हमने बताया था जब ये कहाँ की जमींदारी मिली थी अंग्रेजों को, जहाँ पर कलकत्ता बसा है। सर सुल्तानाती गोविंदपुर का लिखा था वहाँ पे। वो लिखा था।
3 जगह की ज़मींदारी मिली थी, वहीं पर कलकत्ता बसाया गया। कलकत्ता में जब किला बना, उसका पहला किलेदार कौन बना? उस किले का किलेदार कौन बनाया गया सबसे पहले? चार्ल्स आयर। क्या नाम था? चार्ल्स आयर। ठीक है, यहाँ के नवाबों का जो क्रम है, मुर्शीद, सरफराज, है ना? ओके, या फिर मुर्शीद के बाद अलवर्दी है सर। नहीं, इसके बाद नाम आता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन है। शुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां आते हैं। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खां के बाद सिराज आते हैं, सिराजुद्दौला जिनको बोलते हैं हम। उनके बाद कौन आता है? जाफ़र आता है। जाफ़र के बाद कासिम आता है। कासिम के बाद फिर से जाफ़र आ जाता है। ठीक है, बंगाल की राजधानी का क्रम क्या रहा? सरफराज भी है, हाँ। उसके बाद शुजाउद्दीन, या फिर इनको बोले शुजाउद्दौला। शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला, दोनों नाम इन्हीं के हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी मृत्यु जब हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान आते हैं। सही है, इसी बीच में रहता है सरफराज। मुर्शीद, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला, सरफराज, अलीवर्दी, क्योंकि अलीवर्दी खान ना सरफराज को हटा के गद्दी पकड़े थे। फिर सिराजुद्दौला, जाफर, कासिम और फिर जाफर आते हैं। राजधानी है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। मुंगेर राजधानी लेके आया था कासिम। ठीक है, तो भाई मुर्शिद को लिखा, मरते हैं, शुजाउद्दौला बनते हैं नवाब, और उसके बाद अलीवर्दी खां को उप सूबेदार बना दिया जाता है बिहार का। ये पहले बिहार का उप सूबेदार भी रहा है। कब रहा है? 1732 में। 1732 में बिहार का उप सूबेदार नियुक्त हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है, 1739 में जब इनकी मृत्यु होती है, शुजाउद्दौला की 1739 में मृत्यु होती है। फिर सरफराज बनते हैं। सरफराज का समय चल ही रहा था, इसी बीच में अलीवर्दी खां ने क्या किया? इनको मार दिया। मारकर अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, फिर ये कब से कब तक रहेगा? 40 से 56 तक, 1740 से 1756 तक रहता है लगातार, बंगाल का नवाब। ठीक है, चलिए, वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर रही थी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया। ठीक है, ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार, उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ठीक है, 1693 में चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उससे छीन लिया था। 1693 में जब चार्टर उनका खत्म हुआ तो उनसे संसद ने क्या किया? उनका व्यापारिक एक अधिकार छीन लिया, अधिकार जो पूर्व साथ व्यापार करने का अधिकार था। ठीक है, तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद, राजनेताओं को भारी रिश्वत भी दी। केवल 1 वर्ष में उसने 80,000 पाउंड का घूस दिया था। 1693 में चार्टर खत्म हुआ तो संसद ने कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए, पूर्व के साथ होने वाले व्यापार को। कंपनी ने उसको फिर से बढ़ाने के लिए क्या किया? संसद के साथ साथ राजनेता और जहां वहां के सम्राट थे उनको लंबा चौड़ा घूस भी दिया अपना व्यापार एकाधिकार बढ़ाने के लिए। फिर भी अंग्रेज कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहे जो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने ही चाहिए। यह नवाब की प्रभुता के लिए सीधे सीधे चुनौती थी। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार नहीं करता। सिराजुद्दौला में इतनी राजबुद्धि थी कि वह अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभाव को समझ सके। उसने उनसे अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय लिया। जगत सेठ उनके बैंकर थे, वो भी इनके खिलाफ में थे, सिराज के। ठीक है, जोश में आकर मगर बेकार की जल्दबाजी में पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराज ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया।
1756 की ही बात है, ठीक है। फिर कलकत्ता की ओर कूच किया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार किया। कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा हुआ। कलकत्ता की ओर कूच किए, फोर्ट विलियम पर अधिकार हुआ। अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वो कलकत्ता से वापस आ गया। अपने जहाज़ों में बैठकर भागते अंग्रेजों पर उसने कोई ध्यान भी नहीं दिया। ये एक गलती थी, क्योंकि उसने दुश्मन की ताकत को कम करके आंका था। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फोर्टा, ये पूछा जाता है, शरण ली, जिसे उनकी जहाजरानी संबंधी श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ अब वो मद्रास में सहायता मांगे। मद्रास में कौन बैठा हुआ है? मद्रास में बैठा हुआ है क्लाइव भैया। सहायता मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं फोर्टा में बैठकर। इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते रह गए। इसी बीच में उसमें प्रमुख कौन कौन थे? मीर जाफर, मीर बख्शी के पद पर था। मानिक चंद्र कलकत्ता का अधिकारी था। अमी चंद धनी व्यापारी था। जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। खादिम खान भी था, जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग हुआ करता था। ये सारे लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक सहायता भी आ पहुंची। कौन कौन थे? वाटसन और कर्नल क्लाइव। क्लाइव ने 1757 के शुरुआत में ही दोबारा कलकत्ता पर जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की सारी मांगें मनवा ली। संधि भी हो रही है। संधि कौन सी होगी यहाँ पे? अलीनगर, है ना? अलीनगर की संधि यहीं पे होती है 1757 में जाके। मेरे ख्याल से फरवरी मार्च का महीना फरवरी या मार्च का महीना होता है। अलीनगर की संधि होती है। अंग्रेजी फिर संतुष्ट नहीं हुए। उनका उद्देश्य से कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराज को की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। बंगाल की गद्दी पर युवक नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी मांग रखी जिसे पूरा करना असंभव था। दोनों पक्षों को लग गया उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 23 जून 1757 का समय है। मुर्शिदाबाद से 20 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। प्लासी का निर्णायक युद्ध केवल कहने के लिए युद्ध था। ये तो एक षड्यंत्र था पूरी तरह से, ठीक है। अंग्रेज पक्ष के केवल 29 लोग मारे गए थे, जबकि नवाब के 500 लोग। मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। उतरा था लेकिन हाँ, नवाब के सैनिकों का बहुत छोटा हिस्सा ही मीर मदान और मोहनलाल की अगुवाई में बहादुरी से अच्छी तरह लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर पकड़ा गया। मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथ फिर मारा गया है। इस षड्यंत्र में शामिल कौन कौन था? घसीटी बेगम भी थी। घसीटी बेगम इनकी मौसी हैं। वो चाहती हैं कि हमारा लड़का बन जाए नवाब, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। एक शौकत जंग है, इन्हीं का चाचा का लड़का है शौकत जंग, वो भी इसी में शामिल था। इसके अलावा मीर जाफर हैं, जगत सेठ अभी यहाँ पे जिनके नाम देखे हैं। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए ये शाश्वत दुख की काली रात का शो आरंभ हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी मिली। युद्ध में जीत के बाद कलकत्ता पर हमले के हर जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को और नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपए दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को उपहार अर्थात रिश्वत के रूप में बड़ी बड़ी रकम दी, ठीक है, बड़ी बड़ी रकमें दी। मतलब क्लाइव को दिया था इन्होंने 20 लाख, वाटसन को दिया था 10 लाख रुपया। बड़ी बड़ी रकम इन्होंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि पिट्ठू नवाब से कंपनी और उसके नौकरों को 3 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। ये भी चीजें हो गई। अच्छा, युद्ध से पहले एक घटना घटी हुई है, काल कोठरी। क्या है ये काल कोठरी? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल प्रॉपर्टी ना। हाँ, और अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और रातों में मर गए थे। वाली घटना है।
सर अंग्रेज सिपाहियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था 20 तारीख को। और यही घटना बाद में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से कहलाई, क्योंकि वो लोग इसमें से 120 सिपाहियों में से सर मेरे हिसाब से सर 14 से 15 केवल जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे। इसमें काल कोठरी की घटना का जिक्र कौन करता है? हॉलवेल नाम है, हॉलवेल नाम है इसका, ठीक है, हॉलवेल नाम है इसका। ये करता है 20 जून की बात है, ठीक है। छोटा सा कमरा है, 18 गुणे कुछ का है, ऐसे 18 गुणे कुछ का कमरा है। 146 लोग बंदी बनाए गए, 146 लोगों को इतने बड़े कमरा में डाल दिया। सो जब गेट खोला जाता तो उसमें मात्र 23 लोग बचते हैं बस, बाकी सब मर गए। इसी को काल कोठरी की घटना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी समय में एक और हैं, गुलाम हुसैन, लेखक हैं, इसी समय के हैं ये भी, जब काल कोठरी घटना हो रही है। तो ये बताते हैं, इनकी एक किताब है जिसका नाम है सियार उल मुतखैरीन। इस किताब में इन्होंने ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, कोई भी उल्लेख नहीं किया, ठीक है। चलो, षड्यंत्र हुआ, युद्ध लड़े, जीत भी गए। अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? प्लासी युद्ध के बारे में एक नाम है के.एम. पडिक्कर। इन्होंने प्लासी युद्ध के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है यह युद्ध एक षड्यंत्र मात्र था, जिसमें बंगाल के धनी सेठ मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। क्योंकि इस युद्ध का कोई सामरिक महत्व भी नहीं था, अंग्रेजों ने अपने किसी सैनिक योग्यता का प्रदर्शन भी नहीं किया, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र और विश्वासघातियों के बल पर प्लासी युद्ध जीत लिया। के.एम. पडिक्कर महोदय का एक कथन है प्लासी युद्ध के बारे में। धीरे धीरे बंगाल अंग्रेजों के अधीन आता गया। कंपनी व्यापारिक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति भी बनती चली गई साथ ही साथ। और वो इस आधार पे कह सकते हैं कि जब कंपनी ने मीर जाफर को पदच्युत किया था, पद से हटाया था, तो मुगल बादशाह चुपचाप देख रहे थे। कब की बात है ये? उस समय कोई ऐसा नवाब, ऐसा शासक रहा होगा, मुगल शासक, रंगीला टाइप का, है ना, रंगीला थे ना, रंगीला कुछ नहीं बोले उसमें, रंगीला सिर्फ देखते रह गए दिल्ली में बैठ के, है ना, ठीक है। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल, अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने शक्तिशाली सेना खड़ी की। इसी से उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्चा भी उठाया, यही बंगाल से ही। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेजों और फासिस्टों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका भी रही है। अंतिम बात यह है कि प्लासी विजय ने कंपनी उसके नौकरों को इस योग बनाया कि वह बंगाल की असहाय जनता को लूट कर बेपनाह दौलत जमा कर सके। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और जी.टी. गैरेट, इनके नाम याद रखना। किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभकारी खेल समझा गया। अंग्रेजों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कॉर्टेस और पिजारो के काल के स्पेन वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला। अब खासतौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक एक बूंद ना निचोड़ जाए। पूछा जा सकता है पेपर में ये स्टेटमेंट देके किससे संबंधित है, किसने कहा था, कब कहा था, किसके लिए कहा था, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा हो सकता है प्रश्न का तरीका। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई तो थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लग गया। कंपनी के अधिकारियों के उपहार, रिश्वत संबंधी मांग ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया। इस बारे में पहल खुद क्लाइव ने की, जैसा कि कर्नल माल्सन ने लिखा है। कर्नल माल्सन ने क्या लिखते हैं? कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इस स्टेटमेंट पर भी प्रश्न आया हुआ है, हमें इस स्टेटमेंट भी याद रखना है। किसने कहा है भाई?
खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला नहीं था। कंपनी के डायरेक्टरों ने ये मानकर उनके हाथ कामधेनु गाय लग गई और ये कि बंगाल की दौलत कभी खत्म नहीं होगी, ये आज्ञा जारी की कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी बंगाल खर्च उठाएगा। मतलब बंगाल इनके हाथ में लगा तो इनको ये समझ में आया अब पूरा का पूरा भारत का खर्चा हम यहीं से देख सकते हैं। इन्होंने बंबई मद्रास का भी खर्चा यहीं से उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सारी लड़ाई युद्ध जो हो रहे थे उसमें भी खर्चा यहीं से लेने लग गए। बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख तो कर ही रहे थे इसी से, साथ में चोरी चल रही थी इन लोगों की, है ना, व्यक्तिगत व्यापार के रूप में टैक्स चोरी कर रहे थे। मीर जाफर नवाब बन के बैठा है, उसको लूट ही रहे थे। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इनके हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग चुकी है, इनको ऐसा लग गया। ठीक है, कंपनी भारत साथ व्यापार नहीं कर रही थी बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। व्यापार भी करती थी, नवाब पर नियंत्रण भी रखती थी, साथ ही साथ वो प्रांत के दौलत को भी लूट रही थी। मीर जाफर को जल्द ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांग पूरी कर पाना असंभव था। अब ये अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे थे। इसलिए उन्होंने 1760 अक्टूबर में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम उनका दामाद है। मीर कासिम अपने आकाओं की इस कृपा के बदले कंपनी को क्या दे रखा है, वर्तमान मिदनापुर चटगांव की जमींदारी। बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे उपहार दिए जिनकी कुल कीमत रही 29 लाख। मीर कासिम गद्दी पाने के लिए इतने सारे खर्चे किए हैं। ठीक है।